नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गंगा का पानी नहाने लायक है या नहीं? 50 करोड़ लोग क्या सीवेज के पानी में स्नान करके आए हैं? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के इस सवाल को नकारते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया, पानी एकदम साफ है, आचमन के लायक भी और स्नान के भी। लोगों को पता है कि गंगा का पानी साफ नहीं है, फिर भी डुबकी लगा रहे हैं। ऐसा वे केवल आस्था के कारण नहीं कर रहे, बल्कि अपने अपने शहरों में जिस हालात में वे रहते हैं, वे कुंभ के हालात से कोई अलग नहीं। ऐसा नहीं कि वे एक अति साफ सुथरे शहर से या मोहल्ले से निकलकर आ गए हों और अचानक कुंभ में गंदगी और सीवेज से मुलाकात हो गई हो और हाय हाय करने लग गए हों। पटना के गंगा फ्लाईओवर के नीचे बसी इस बस्ती को आप भी ठीक से देखिए। हर शहर में ऐसी बस्ती मिल जाएगी। नाले के ठीक ऊपर झोपड़ियां बनी हुई हैं। लोग यहां पर घर बनाकर बरसों से रहते आए हैं। इस जगह के लोग अगर कुंभ जाएंगे तो हमारी आपकी तरह गंदगी को देखकर हाय हाय नहीं करेंगे। यहां रहने वाले लोग सीवेज के पानी के ऊपर से ही आते जाते हैं। उनके बच्चे भी नाले के पानी से गुजरते हैं, सीवेज के पानी के बगल में लेटते हैं, गमछे से नाक बंद कर लेते हैं, मगर लोग यहीं रहते हैं। ना तो पटना को फर्क पड़ता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बाद भी ये लोग इस हाल में क्यों रह रहे हैं, और ना यहाँ रहने वाले लोगों को वो भाषा आती है जिस भाषा में हम और आप गंदगी नरक को परिभाषित करते हैं। उनके लिए तो अपनी बस्ती की जगह और कुंभ के घाट या गंगा के पानी की गंदगी समस्या नहीं है, कोई अंतर नहीं है, बल्कि दोनों में जीवन की निरंतरता है। लोगों को साफ पानी के नाम पर इतना भी नसीब नहीं होता। हम जानते भी नहीं कि ज्यादातर लोग शहरों में बस्तियों में कैसे नहाते हैं और क्या करते हैं। जो आदमी अपने मोहल्ले की अव्यवस्था को ठीक नहीं करा सका, उसका विरोध नहीं कर सका, वो कुंभ में 2 घड़ी के स्नान के लिए आंदोलन नहीं करेगा। यहां आने वाले लाखों करोड़ों लोग खुद गंगा की कितनी परवाह करते हैं। आप घाट के किनारे बह रहे इन श्रद्धा सुमनों को देख सकते हैं, कितना कचरा यहां तैर रहा है। जो लोग गंगा को प्रदूषित करने में 1 सेकंड नहीं लगाते, उन्हें इस बात से क्यों फर्क पड़ेगा कि पानी गंदा है और सरकार इसके लिए जवाबदेह है। खुद भी तो इसमें योगदान दे रहे हैं, इसलिए लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा। लोग तब भी आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि अगर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल संगम के किनारे बोर्ड लगवा देता कि इस पानी में स्नान ना करें, इसमें शहरी नाले का पानी आ गया है, यह आपके लिए अच्छा नहीं, तब भी करोड़ों लोग स्नान करते। वैसे आदेश भी यही था कि लोगों को इस बारे में बताया जाए कि पानी स्नान करने लायक है या नहीं। लेकिन कौन यह बोर्ड लगवाता, और बोर्ड पर जब आप लिखा देखते कि पानी नहाने योग्य नहीं है, तब उस इंतजाम और दावों का क्या मोल रह जाता। गंगा में स्नान करने वालों का स्वागत है। इस पानी में 1400 गुना ज्यादा सीवेज की मात्रा है, तो क्या आप स्नान करते? पानी में टोटल और फीकल कोलीफॉर्म की इतनी अधिक मात्रा से पता चलता है कि पानी में सीवेज यानी नाले का गंदा पानी मिला हुआ है। ऐसे पानी के संपर्क में आने से डायरिया, टाइफाइड और हैजा फैल सकता है। ये दोनों एक प्रकार के बैक्टीरिया हैं, दोनों जीव जंतुओं की आंतों में पाए जाते हैं। फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया इंसानों जैसे गर्म खून वाले जीवों के पाचन तंत्र में पाया जाता है। शरीर के अंदर यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। जब यह बैक्टीरिया मल के साथ शरीर से बाहर निकलकर पानी में मिल जाता है, तब वहां से समस्या शुरू होती है। नाले के पानी से बहता हुआ नदी में मिल जाता है, जहां आप स्नान करते हैं। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक कोलीफॉर्म बैक्टीरिया से संक्रमण की रफ्तार बहुत धीमी होती है, लेकिन यह पानी में मिलकर कई तरह की बीमारियों की वजह बन सकता है। आमतौर पर इस बैक्टीरिया का असर 24 घंटे के अंदर दिखने लगता है। इसमें त्वचा का लाल पड़ना, मुहासे होना और खुजली जैसे लक्षण दिखते हैं। आंख और कान की बीमारी के लक्षण दिखने में 7 दिन का समय लग सकता है, यानी तुरंत पता नहीं चलेगा। कुछ दिन के बाद कुछ बीमारियों का केकड़ा शरीर को धरने लग जाएगा। अगर आप पानी निगल लेते हैं तो हैजा, टाइफाइड और पेचिश का खतरा भी पैदा हो सकता है। सवाल यहां सरकार से है कि गंगा का पानी स्नान योग्य क्यों नहीं है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट का क्या हुआ? 10 साल हो गए,
हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, फिर भी गंगा का पानी स्नान योग्य क्यों नहीं है? नमामि गंगे की बात इस वक्त सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, मगर उसकी बात नहीं हो रही। ऐसा क्यों है? 16 फरवरी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की प्रिंसिपल बेंच ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कहा कि आपने 50 करोड़ लोगों को सीवेज के पानी में नहाने दिया है। या हम नहीं, ट्रिब्यूनल की बेंच ने कहा है 50 करोड़ लोगों को सीवेज के पानी में नहाने दिया गया। इस पर कितनी कम बहस है। प्रिंसिपल बेंच ने कहा कि ऐसा पानी जो नहाने योग्य नहीं था, उसे लोगों ने पिया है। जस्टिस पंकज श्रीवास्तव ने यूपी पीसीबी को इस बात पर भी डांट लगाई कि आपने अभी तक रिपोर्ट नहीं जमा कराई है। बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है आप किसी दबाव में हैं। बेंच की तरफ से सवाल किया गया कि मेला शुरू होने से पहले गंगा की सफाई के लिए कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया, जबकि साफ था कि गंगा में नाले का पानी गिर रहा है, बिना ट्रीटमेंट के सीधे जा रहा था। सीपीसीबी की 3 फरवरी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बेंच ने कहा 2 हफ्ते हो गए हैं, लेकिन अभी तक बेंच ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। ये बेहद गंभीर मामला है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने फिर भी सही सवाल उठाया, सही बात की। अगर पानी में नाले का पानी मिल रहा है और लोग आचमन कर रहे हैं, पी रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो उनका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। क्या यह चिंता सरकार की नहीं होनी चाहिए? क्या सरकार ने प्रयागराज में इसकी सूचना का प्रबंध किया था, जिससे लोगों को पता चले कि गंगा का पानी कितना साफ है? प्रदूषण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट क्या कहती है पानी की गुणवत्ता के बारे में? यह रिपोर्ट डाउन टू अर्थ के विवेक मिश्रा की है, जो 15 जनवरी को प्रकाशित हुई। दिसंबर 2024 के एनजीटी के आदेश के अनुसार लोगों को बताया जाना था कि वे जिस पानी में डुबकी लगाने वाले हैं उसकी गुणवत्ता कैसी है। एनजीटी का आदेश था कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज में गंगा में पर्याप्त पानी होना चाहिए और वह पीने और नहाने योग्य होना चाहिए। 24 घंटे ऑनलाइन डिस्प्ले पर यह जानकारी दी जाए कि पानी में प्रदूषण का स्तर क्या है, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट पर नवंबर 2024 के बाद से गंगा के पानी की क्वालिटी की कोई जानकारी नहीं दी गई है। दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट किया है कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यूपीपीसीबी को एक पत्र लिखा। यह लिखा कि महाकुंभ में सभी जगह गंगा और यमुना नदी के पानी की क्वालिटी पीने और नहाने के लिए सही नहीं है, फिर भी लोग स्नान कर रहे हैं और स्नान करने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है। लोग यह पता करने नहीं आए और ना जाने के बाद पता करेंगे कि सीपीसीबी यूपीपीसीबी के मानकों के अनुसार 100 मिलीलीटर पानी में टोटल कॉलीफॉर्म 500 होने चाहिए, लेकिन 19 जनवरी को गंगा के पानी में इसकी मात्रा 7 लाख पाई गई। यमुना में इसकी मात्रा 3,30,000 पाई गई। 12, 13, 14, 15 और 19 जनवरी को पानी की जांच की गई और हर दिन पानी मानक पर फेल हुआ। इतने प्रदूषण से न सिर्फ गंगा में रहने वाले जीव जंतुओं को खतरा है, पर उसमें डुबकी लगाने वालों को भी बीमारी का खतरा हो सकता है। श्रृंगवेरपुर घाट, लॉर्ड कर्जन ब्रिज, शास्त्री ब्रिज, नागवासुकी मंदिर, पांटून ब्रिज, संगम, दीहा घाट और पुराने नैनी ब्रिज के पास गंगा और यमुना के संगम के ये आंकड़े थे। एनजीटी ने यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिसंबर में आदेश दिया था कि आप एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा कराएंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब जाकर 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई और सीपीसीबी के आंकड़ों का खंडन करते हुए दावा किया कि संगम का पानी नहाने के लिए ठीक है और फीकल कोलीफॉर्म की मात्रा मानक से कम है। सीपीसीबी की रिपोर्ट को लेकर जब हंगामा मचा तो विधानसभा में मुख्यमंत्री ने 2 टूक कह दिया, गंगा का पानी एकदम साफ है। आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही, यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं वे उन सबको इस बात को देखना चाहिए। तो फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भंग कर देना चाहिए। इसकी रिपोर्ट तैयार करने वाले वैज्ञानिकों ने क्या गलत रिपोर्ट दी? क्या उन्हें गंगा के पानी में मल और नाले की गंदगी की मात्रा की जांच करने का तरीका नहीं मालूम? उन्हें नापने नहीं आता? फिर किस बात के वे वैज्ञानिक हैं और सरकार की संस्थान में तनख्वाह ले रहे हैं?
मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था और मीडिया को पूछना चाहिए था कि वे सीपीसीबी के वैज्ञानिक किस आधार पर कह रहे हैं कि गंगा का पानी आचमन के लायक और स्नान के भी लायक नहीं है, और मुख्यमंत्री किस आधार पर कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, जबकि यूपीपीसीबी की रिपोर्ट ने तो अलग आंकड़ा जारी किया। एनजीटी ने यूपीपीसीबी की रिपोर्ट को आधा अधूरा बताया और कहा कि कुछ तरह के आंकड़े फिर से जमा कीजिए। इस बीच एक और खबर चल रही है। पद्मश्री सम्मान प्राप्त डॉक्टर अजय कुमार सोनकर सीन में प्रवेश कर गए हैं और दावा करने लग गए हैं। इनके दावे को लेकर कई जगह खबरें छपी हैं कि गंगा के पानी की जांच की गई है और साफ पाया गया है। 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश सरकार ने सीपीसीबी के आंकड़ों के जवाब में डॉक्टर सोनकर की जांच के नतीजों पर एक प्रेस रिलीज जारी की। इसमें लिखा कि डॉक्टर सोनकर ने 5 स्नान घाटों से नमूने लिए और इसमें संगम और अरैल शामिल है। डॉक्टर सोनकर ने अपनी जांच में पाया कि पानी में किसी प्रकार के बैक्टीरिया नहीं पनप रहे थे और पानी का पीएच लेवल भी कम नहीं हुआ था, पानी एल्कलाइन था। इस प्रेस रिलीज में लिखा है कि नदी का सेल्फ प्यूरिफाइंग मैकेनिज्म ऐसा है कि 57 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने के बाद भी नदी का पानी खराब नहीं हुआ। सामान्य पानी से ज्यादा साफ पानी गंगा का है। डॉक्टर सोनकर क्या यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हैं? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य हैं। वे किसकी तरफ से यह जांच कर रहे थे? क्या उन्हें यूपी सरकार ने अधिकृत किया? उत्तर प्रदेश का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड डॉक्टर सोनकर की रिपोर्ट क्यों जारी कर रहा है? उसकी अपनी रिपोर्ट कहां है? खुद की रिपोर्ट आधी अधूरी एनजीटी ने बताई और वह डॉक्टर सोनकर की रिपोर्ट जारी कर रहा है, जिस यूपीपीसीबी को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से डांट पड़ी है कि आपकी रिपोर्ट पूरी नहीं है, वो किसी और वैज्ञानिक की रिपोर्ट जारी कर रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में रिपोर्ट जारी करने वालों की भी हिम्मत देखिए। उन्हें पता है कि इस रिपोर्ट पर जज साहब फटकार लगा सकते हैं, तब भी रिपोर्ट लेकर एनजीटी के सामने पेश हुए। इस रिपोर्ट की हालत यह है कि एनजीटी को कहना पड़ा कि आप 1 हफ्ते के भीतर फिर से रिपोर्ट जमा कराइए, क्योंकि इसमें सारी जानकारी नहीं। सीपीसीबी का पक्ष अब नदारद है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिकों को सामने आकर बताना चाहिए कि उनका काम इतना खराब क्यों है। उनकी रिपोर्ट में गंगा स्नान करने लायक नहीं और डॉक्टर सोनकर की रिपोर्ट में गंगा का पानी एकदम साफ है। इतना अंतर कैसे आ सकता है? द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के प्रेस नोट में लिखा है कि गंगा में खुद ही पानी साफ करने की क्षमता है। अगर ऐसा है तो फिर एक सवाल आप सरकार से पूछिए कि सरकार ने नमामि गंगे योजना की शुरुआत क्यों की? जब गंगा खुद से अपने आप को साफ कर रही है तो आप क्यों जा रहे हैं साफ करने? 2015 से शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का बजट करीब 39,000 करोड़ बताया जाता है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर में कहा कि स्नान के लिए असुरक्षित गंगा जल प्रधानमंत्री के प्रयासों से आचमन योग्य बना है। यानी मुख्यमंत्री भी नमामि गंगे योजना को क्रेडिट दे रहे हैं। अब प्रेस रिलीज जारी हो रही है कि गंगा खुद ही साफ हो जाती है। भारत के लोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट देखकर अपने जीवन का फैसला नहीं करते हैं। लेट्स बी क्लियर, नदी में प्रदूषण है, फिर भी लोग विसर्जन करते हैं, पूजा सामग्रियां डालते हैं और नदी प्रदूषित है जानने के बाद भी स्नान करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो दिल्ली के लोग दिल्ली में नहीं रहते। 6-7 साल से वायु प्रदूषण यहां हेडलाइन है। लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली की इस हवा को स्वीकार भी कर चुके हैं। इसलिए प्रयागराज में गंगा का पानी स्नान योग्य नहीं है, यह सुनकर लोग कुंभ जाना बंद नहीं कर देंगे। इसके बाद भी जाएंगे और ज्यादा बड़ी संख्या में जाएंगे। भास्कर की यह रिपोर्ट आपको याद दिलाना चाहती है कि महाकुंभ से 6 महीना पहले एनजीटी ने गंगा यमुना में गिरने वाले सीवेज के गंदे पानी को रोकने के लिए यूपी सरकार से तुरंत एक्शन लेने के लिए कहा। ज्वाइंट कमेटी की रिपोर्ट में बताया गया कि प्रयागराज में नदी में गिरने वाले कुल 81 नालों में से 44 नालों का गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट यानी बिना सफाई के सीधे नदी में जा रहा है। हर दिन करीब 73.80 मिलियन लीटर गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के गंगा में मिल रहा है, जिससे नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है और फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया बढ़ रहा है। यूपी सरकार का कहना है कि इस समय ट्रीटमेंट यानी सफाई के बाद ही गंगा यमुना में सीवेज वाला पानी गिर रहा है। मीडिया की वफादारी गंगा से कितनी है इसे नापा नहीं जा सकता। जिस मीडिया को जनता के पैसे से करोड़ों रुपए के विज्ञापन मिलते हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए के, उसके रिपोर्टरों ने गंगा की कितनी चिंता की, इसका हिसाब आप
कुंभ पर किए गए उनके तमाम कार्यक्रमों से ले सकते हैं। देख लीजिए जाकर, और देख सकते हैं कि गोदी चैनलों पर कितनी रिपोर्ट उन नालों को लेकर चली है जो सीधे, जिनका पानी सीधे गंगा में गिरता है। मीडिया को उन नालों की जांच करनी चाहिए थी, जाकर देखना चाहिए था। अगर पानी ट्रीटमेंट के बाद गिर रहा था तो लोगों में भरोसा पैदा करने के लिए दिखाना चाहिए था कि कुंभ के दौरान 44 नालों से गंदा पानी गंगा में नहीं गिर रहा है। क्या यह इतना मुश्किल काम था? यूपी प्रदूषण बोर्ड के चेयरमैन रविंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि इस बार 81 नालों को बंद कर दिया गया है। हर दिन 261 मिलियन लीटर पानी साफ किया जा रहा है। जनवरी और फरवरी में फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर जितना होना चाहिए था उतना ही रहा है, लेकिन 22 फरवरी को मीडिया में कई जगह एक और खबर छपी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने प्रयागराज मेला प्रशासन और यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है और जवाब मांगा है। इस मामले में एक याचिकाकर्ता का कहना है कि सफाई और शौच की कमी के कारण लाखों लोग खुले में शौच कर रहे हैं और नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? सरकार की तरफ से 1.5 लाख बायो टॉयलेट बनाने का दावा किया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि यह कम पड़ रहा है। 17 फरवरी को मेला प्रबंधन के अधिकारी ने बयान दिया है कि इन 1.5 लाख शौचालयों के पानी को रोजाना ट्रीट किया जाता है ताकि नदी में प्रदूषण न हो। 57 करोड़ लोगों ने अगर डुबकी लगाई है तो क्या 1.5 लाख बायो टॉयलेट पर्याप्त माना जा सकता है? यूपी सरकार ने इस कुंभ को प्लास्टिक फ्री और कचरा फ्री कुंभ घोषित किया है, लेकिन तब भी लोग जो यहां आ रहे हैं बड़े पैमाने पर प्लास्टिक लेकर आ रहे हैं। यूपी के मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने बयान दे दिया कि बिसलरी के पानी के जैसा स्वच्छ है। अभी तक पानी की स्वच्छता और पवित्रता का अंतिम पैमाना गंगा को माना जाता था। गंगा की कसम खाई जाती थी पानी के अमृत होने को लेकर। अब गंगा का पानी स्वच्छ है, इसकी उपमा बिसलेरी से दी जा रही है, वह भी यूपी सरकार के मंत्री दे रहे हैं। अफसोस तो होता है कि हम गंगा के पानी को साफ नहीं कर सके। उसके प्रति असीम आदर रखने के बाद भी उसकी धारा में कुछ भी प्रवाहित करने से पहले सोचते तक नहीं कि गंगा का नुकसान हो जाएगा। भाषण जरूर देंगे कि हमारी संस्कृति प्रकृति और उसकी दी हुई चीजों को अपना मानती है, उसके साथ संघर्ष करने की नहीं बल्कि उसके प्रति उपकार जताने की रही है, मां मानने की रही है। लेकिन क्या यही उपकार है, आभार है कि हम गंगा को प्रदूषित भी करते हैं, प्रदूषण दूर करने के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का बजट भी बनाते हैं और पूछते तक नहीं कि उस पैसे का हिसाब तो दीजिए, भले गंगा का पानी साफ ना हुआ हो। भारत की आबादी 140 करोड़ से अधिक है। यूपी सरकार का दावा है कि 57 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। सरकार ने कैसे गिना या कितनी बार पूछा जाए, लेकिन करीब आधी आबादी प्रयागराज आकर चली गई और उन सभी को गिन लिया गया। एआई के ज़माने में लोगों को यह बात हैरान करेगी कि 56-57 करोड़ की गिनती में एआई का कोई प्रयोग नहीं हुआ। अगर हुआ है तो यूपी सरकार ही बता सकती है कि उसने ये संख्या चैट जीपीटी से निकाली या परप्लेक्सिटी से, उसके पास कोई और भी तरीका है जिससे यह संख्या का पता लगाया गया। कुंभ का आयोजन आसान तो नहीं रहा होगा, लेकिन जो दावे किए गए वो खरे नहीं उतरे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसे अनर्गल प्रलाप कहते हैं। मीडिया की हेडलाइन में कितनी बार गर्जना होती रहेगी कि ट्रैफिक जाम है, लेकिन उस जाम को देखकर कुंभ जाने वालों का काफिला रुक नहीं गया। अब यही समझने की बात है कि लोगों ने इसकी परवाह क्यों नहीं की। हम फिर से आपको पटना के इस सड़क पर ले जाना चाहते हैं। 20 साल से अधिक समय से एक ही पार्टी की सरकार है। इतनी राजनीतिक स्थिरता के बाद भी बाकरगंज रोड का यह हाल है। रिक्शे के पीछे रिक्शा, भयंकर जाम से पटना के लोग हर दिन गुजरते हैं, लेकिन जाम से मुक्ति की आकांक्षा अब नागरिक जीवन की आकांक्षा नहीं है। उसका लोकतांत्रिक स्वरूप बदल चुका है। दिन के घंटे 2 घंटे जाम में बर्बाद हो जाएं, इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। जिस नागरिक को गंदगी का दैनिक अभ्यास इस स्तर का हो, उसके लिए आप एकदम से हो मत कीजिए कि पानी गंदा है, स्नान योग्य नहीं है। गंदगी उसके शहरी जीवन का
शाश्वत सत्य है, यह मान लीजिए। गंदगी प्रवाह है, गंदगी ही निरंतरता है, गंदगी ही वर्तमान है, गंदगी ही अतीत है, गंदगी ही भविष्य है। लोग नाले के बीच से होकर गुजरना जान गए हैं, जीना जान गए हैं। सड़कों पर, मोहल्लों की सड़कों पर नाले का पानी बह रहा है, उससे बच बचाकर निकलना जान गए हैं। इसी इलाके में दलदली है, पटना की अनाज मंडी, लाखों करोड़ रुपए का व्यापार करने वाले लोग रहते हैं। लेकिन कई साल से, कई दलों की सरकार के समय से अपनी सहिष्णुता का उन्होंने असीम विकास कर लिया है। उन्हें आप गंगा का पानी नहाने लायक नहीं है, सीपीसीबी के आंकड़ों को दिखाकर नहीं डरा सकते। जो लोग इस हाल में रह सकते हैं, वही लोग हर हाल में डुबकी लगाएंगे, इस बात को समझिए। इसी पटना को देखकर लोग मुहाते रहते हैं। बॉस्टन और लंदन पहुंचकर नोस्टाल्जिया में ऐसे याद करते हैं जैसे पीछे पेरिस छोड़कर आ गए हों। यह दिल्ली की दया बस्ती है। लाखों लोग हर महीने ट्रेन से सफर करते हुए इसे देखते होंगे। लोग अपने शहर के स्वीडन बन जाने की आशा में नहीं जीते हैं, बल्कि 2 वक्त की रोटी के इंतजाम की आशा में जीते हैं और अपने लिए मकान किसी भी तरह से खड़ी कर लेते हैं। ऐसी बस्ती में रहने वाले हों या अपार्टमेंट में रहने वाले हों, हम शहर में शहर का हाल नहीं देखते। जब तक उनकी हाउसिंग सोसाइटी के भीतर सब कुछ चमक रहा है, शहर में क्या हो रहा है उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अगर सोसाइटी जर्जर है, बिल्डर ने लूट लिया है, तब लोग अपने फ्लैट के भीतर देखने लग जाते हैं कि घर के भीतर तो साफ सुथरा है। वे सोसाइटी के अहाते की तरफ देखते भी नहीं, ना शहर की तरफ देखेंगे। इस तरह से लोग शहर के मसले को साफ सफाई के मसले से अलग छुड़ाते हुए रसोई घर तक चले आते हैं और उसे साफ करने में लग जाते हैं। जब तक रसोई घर साफ है, तब तक देश में गंगा का पानी भी साफ है। शहर में कोई जाम नहीं, अस्पताल में सारे डॉक्टर अच्छे से इलाज कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि गंगा का पानी स्नान और आचमन के योग्य नहीं है, इससे लोगों को फर्क नहीं पड़ता। आस्था के कारण तब भी जाएंगे, लेकिन पानी खतरनाक हो सकता है यह जानते हुए भी लोग केवल आस्था के कारण नहीं जाते हैं। सवाल पूछने की उनकी लोकतांत्रिकता ट्रैफिक जाम को लेकर कब की खत्म हो चुकी है, मोहल्ले की सड़क पर बहते नाले के पानी को लेकर समाप्त हो चुकी है। जिसके भीतर सवालों की गुंजाइश जीने के हर स्तर पर खत्म हो चुकी है, उसके भीतर यह सवाल कैसे बचा रह सकता है कि गंगा का पानी साफ क्यों नहीं है। डू यू गेट माई पॉइंट? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।